हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रहलाद सिंह। मैं लेके हूँ आज आपके लिए बीएससी सेकेंड ईयर के जूलॉजी के सेकेंड पेपर को हम डील कर रहे हैं और इसमें हम देख रहे हैं इवोल्यूशंस का। ये इवोल्यूशंस का लास्ट लेक्चर क्लास है। एक बड़ा बंडल लेके आए हैं आपके लिए और इसमें हम डील करेंगे आज इवोल्यूशंस ऑफ मैन को। इवोल्यूशंस ऑफ मैन यानी मानव का विकास। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 10 मार्क्स के पेपर के लिए एंड आपके नॉलेज के लिए और लाइफ टाइम यदि आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं यानी जूलॉजी को देखना चाहते होंगे तो जूलॉजी के बेसिस से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एमएससी के एग्जामिनेशंस में, नेट में एंड बाकी जो हमारे यूपीएससी है, यूपीपीसीएस है, सब एग्जाम्स में ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहां से एक दो क्वेश्चंस हर एक पेपर में कहीं ना कहीं बनते रहते हैं। तो आपको ये पूरा क्लास कंप्लीट करने में 3-4 घंटे से कम नहीं लगता। इसलिए मैं क्या करूंगा, इस पूरे लेक्चर क्लास को स्पेशली 3 सेक्शंस में 3 पॉइंट में डिवाइड मतलब 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दूंगा। नंबर फर्स्ट हम देख लेंगे यहाँ से ओरिजिन ऑफ मैन एंड उसके कैटेगरी और उनके सिम्टम्स एंड दूसरे नंबर पे देखेंगे कि उनके पूर्वज कैसे थे और यहाँ पे देखेंगे कि ह्यूमन के अंदर कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हुए, कौन कौन से स्पीसीज हुए एक दूसरे के बाद बनते गए, उनमें लगातार इवोल्यूशंस होता गया, उनके कमेंट क्या रहे एंड उनके सिम्टम्स क्या रहे, सबको डील करेंगे पार्ट 3 में। और उनके पूर्वजों की कहानी की पूरी स्टोरी हम देख लेंगे पार्ट 2 में एंड वो कब फॉर्मेशंस हुए, उनकी पूरी स्ट्रक्चर्स क्या थी शुरुआत के समय में, ठीक, मानव के जो विकासी लक्षण थे, इवोल्यूटरी सिम्टम्स थे वो क्या थे, सबको हम यहाँ पे पूरी पॉइंट्स के अंतर्गत देख लेंगे। ये रहा इंट्रो। अब बात करते हैं अपने पॉइंट्स की। पॉइंट्स में स्टूडेंट्स ये जो वीडियो होगा इसका 1 पार्ट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे डेमो क्लास के बेसिस पे दिया जा रहा है एंड बाकी जो 2 लेक्चर क्लासेस होंगे वो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस पे वीएनआर क्लासेस, उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, आप वहां से डाउनलोड करके स्टोर में विजिट करिएगा, अपने कोर्स को सर्च कर लीजिएगा, आपका कोर्स मिल जाएगा और आप स्टोर के साथ इसके नोट्स और बाकी के सारे लेक्चर क्लासेस वहां पे एक्सेस कर पाएंगे। तो चलते हैं अपने पॉइंट्स तरफ बढ़ते हैं और आज पढ़ लेते हैं इवोल्यूशंस ऑफ ह्यूमन को। ठीक, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आपका काम है, आप करते रहिए। जितना प्यार आप देते हैं उतना मेहनत से हम लोग काम करते हैं। ठीक, और संडे स्पेशल शाम 7 बजे नहीं भूलिएगा, हर संडे शाम 7 बजे अपने क्वेश्चंस के साथ मिलिए क्वेश्चन आंसर सेशंस में। चलते हैं, बात करते हैं ओरिजिन ऑफ ह्यूमन की यानी ओरिजिन ऑफ मैन की, कि आदमी का विकास हुआ कैसे। तो इसके लिए हमको पॉइंट नंबर फर्स्ट देखना है। ये देखना होगा स्टूडेंट्स यहां से कि आखिरकार जो प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मैन है वो क्या कहता है। ठीक, कि प्लेस यानी कौन सा स्थान था जहां पे कहीं ना कहीं मानव देखने के लिए मिला था। तो आपको बता दें, ऐसा कोई स्थान के बारे में डिटेल स्टडी लोगों ने काफी ज्यादा किया, वैज्ञानिकों ने स्टडी की और स्टडी के मुताबिक यहां पे ये रिसर्च पे पहुंचे कि हमारे पास जो पूरा मेरा ह्यूमन कैटेगराइज किया गया है, इसके जो प्रारंभिक यानी पूर्वज थे वो पाए जाते थे स्पेशली एशिया के अंदर। एशिया एंड यूरोप एंड अफ्रीका में काफी ज्यादा ह्यूमन देखने के लिए मिले। किस फॉर्म में? वो फॉसिल्स के रूप में मिले, कि इनके जो फॉसिल्स थे वो किसी चट्टानों के बीच दबे रहे। किसके? होमो सैपियंस के जो पूर्वज थे उनकी बात कर रहा हूं, कि होमो सैपियंस के जो पूर्वज थे उनके जो उनकी जो पूरी बॉडी थी वो फॉसिल्स के फॉर्म में, जीवाश्म के फॉर्म में किसी न किसी चट्टानों पे पड़े रहे, चट्टानों के अंदर रहे। जब उन चट्टानों के बाहर उनके फॉसिल्स को निकाला गया एंड स्टडी किया गया कार्बन डेटिंग्स एंड रेडियो एक्टिव मटेरियल से, तो ये वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि आखिरकार ये जो स्थान पे पाए गए हैं ये किस एरिया के थे और कैसे सिचुएशंस में दिखाई दिए। तो यहाँ पे प्लेस के फॉर्म में लोगों ने काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। ज्यादातर साइंटिस्ट को एशिया बताते हैं और कुछ लोग इसको यूरोप एंड अफ्रीका की बात करते हैं, लेकिन रीजन क्या रहा उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे हम छोटे 5 पॉइंट देखते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट में ये देखते हैं कि आज जो हमारा ह्यूमन है, आज के ह्यूमन के जो हम पूर्वज की बात करें, ठीक, तो उनके जो आदि मानव थे, आदि मानव मतलब प्रिमेटिव मैन थे, प्रिमेटिव मैन स्पेशली उनकी जो जीवाश्म थी वो खासकर हमारे कहाँ मिली? अफ्रीका, चीन एंड यूरोप में देखने के लिए मिल गया। कहाँ मिला? अफ्रीका में मिला, चीन में मिला एंड यूरोप के बाकी जगहों पे हमको देखने के लिए मिल गया था। दूसरा चीज बात करें कि जो हमारे पालतू जानवर थे एंड जो हमारे लिविंग प्लांट थे, लिविंग प्लांट के जो मतलब डेड प्लांट थे वो कहाँ पाए गए? पालतू जानवर जैसे कुत्ता था और जो हमारे बड़े बड़े पेड़ थे, इनका पूरा जो जीवाश्म है, फॉसिल्स है, वो सबसे ज्यादा एशिया में देखने के लिए मिल गया। अब बात करते हैं
एशिया के बाद अब आगे थोड़ा सा निकल के आते हैं कि लोगों ने बोला कि तुम्हारे जो ऑर्गेनिज्म तुम जो बता रहे हो, जो अलग अलग साइंटिस्ट तुम बात किए थे, वो लोग बोले कि तुम जो बता रहे हो वो ठीक ठाक है, लेकिन क्या जो हमारे मैन थे, जो प्रिमिटिव मैन थे, आदि मानव थे, क्या वो एक स्थान पे ही रहते रहेंगे? ऐसा नहीं रहा होगा, वो कहीं ना कहीं घूमते रहे होंगे, माइग्रेशन करते रहेंगे। एक जगह पे खाने पीने की सारी चीज तो अवेलेबल हो नहीं पाएगी। आज हमारे इंडिया में ही सारी चीजें अवेलेबल नहीं हो पाती, ठीक, कहीं विदेश से मंगाना पड़ता है। यदि विदेश से संसाधन न हो आने का, तो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे पलायन कर लेते हैं, ठीक, माइग्रेशन करते हैं। तो ऐसा बताएं कुछ साइंटिस्टों ने कि आखिरकार ह्यूमन पाया जाएगा, लेकिन वो माइग्रेशन करके माइग्रेशन करके स्पेशली एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था, जिससे जो ह्यूमन की प्रिमिटिव आदि मानव थे वो दुनिया के सभी भागों में फैल गए और वहां पे वो अपना निवास बना लिए, अपना घर बना लिए, वहां पे वो रहने लगे, ठीक। ये कुछ साइंटिस्टों का कहना था। लेकिन आखिरकार उनको माइग्रेशन करने की जरूरत क्या रही? माइग्रेशन करने का सबसे बड़ा फीचर स्टूडेंट ये होता है कि हमारे माइग्रेशन कब कोई करता है, यहां से हम कब जाएंगे। जैसे आप पढ़ रहे हो, आप यहां से पढ़ते पढ़ते यहां से कब जाओगे? जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, या फिर स्टडी से रिलेटेड जो पॉइंट्स आपको चाहिए वो पॉइंट्स यहां पे ना मिले, ठीक, तब आप माइग्रेशन करेंगे, तब यहां से उठ के दूसरे चैनल पे जाएंगे या दूसरे वीडियो के पास जाएंगे। लेकिन यदि आपका पूरा आपको सिस्टम दिया जा रहा है, आपको पॉइंट्स बताया जा रहा है, तो आप रुक के पूरा काम करेंगे। वैसे ही पहले के आदमी थे, उनको पूरा न्यूट्रिशन मिलता था, तब तक तो वो वहां पे रहते थे। जब न्यूट्रिशन नहीं मिलता था, उनके नीड को सही तरीके सपोर्ट करने वाले सिस्टम नहीं मिलते थे, वो क्या करते थे? माइग्रेशन करते थे। माइग्रेशन करने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पे पलायन कर देते थे। ओके, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि एशिया की बात करें। अब दूसरे पॉइंट मतलब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि हमारे पास जो पूरा एशिया था, एशिया सबसे ज्यादा स्टेबल एनवायरमेंट होता है। आपको पता होना चाहिए कि एशिया पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा द्वीप है जहां पे, ठीक, हम बात करें एशिया में सबसे ज्यादा वेरिएशन एंड सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी पूरा मिलता है किसमें? एटमॉस्फेयर के बेसिस पे। यहाँ की जो क्लाइमेट है वो काफी अच्छी है, खासकर इंडिया की बात कर ले, ठीक, आपको 3 मौसम दिखाई देंगे। अब तो 4 हो गया, ठंडी आ रही है लेकिन जा रही है, गर्मी भी है, धूप भी हो रहा है। मतलब आपको हर एक मौसम कुछ महीने बाद मौसम में चेंजिंग होती है, जिस हिसाब से आप बॉडी को अडॉप्ट कर सकते हो। आपकी बॉडी जिस हिसाब से एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट कर सकती है, उस एटमॉस्फेयर में, ठीक, एटमॉस्फेयर में हम अच्छे तरीके से अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। तो ये रहा, आपके प्लेसेस के फॉर्म में रखेंगे तो कहां पर रखेंगे? यूरोप, और आप कहां रखेंगे? चीन और अफ्रीका में। अब बात करते हैं टाइमिंग की। देखो स्टूडेंट, जब टाइमिंग की बात होती है कि कैसी टाइमिंग का काफी ज्यादा यहां पे क्या रहा, काफी ज्यादा अंतर रहा। अलग अलग साइंटिस्ट ने टाइमिंग को कार्बन डेटिंग के बेसिस पे यदि बताने की बात किया तो वहां पे नेचुरली निकल के तो आ गया केमिकल तरीके से कि टाइमिंग जो था वो करेक्ट है। लेकिन जो सबसे पहला हम ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, ठीक, जो हमारे पास यहाँ पे प्रोपेलियो, क्या प्रोपेलियो पिथे, इसको नाम देना, प्रोपेलियो बोलते हैं, प्रोपेलियो पिथिकेस, ठीक। तो ये जो पिथिकेस था, क्या था? पिथिकेस था। तो पिथिकेस जो पहले, सबसे पहले हमारा ये वाला आदि मानव पाया गया, और यहां से पूरा इस मॉडर्न मैन के पास आए। ध्यान देना, यहां पे प्रोपोलियोपिथिकेस से लेकर हम मॉडर्न मैन के पास आए, तो यहां पे हमको टाइमिंग लग गया, कितना लग गया स्टूडेंट? यहां पे टाइमिंग लग गया हमको 1,30,00,000। कितना? 1 2 3 4 5 6, 1,30,00,000 ईयर लग गए। कितना लग गया? 1,30,00,000 ईयर लग गए। कहां से आने में? पहले प्रिमिटिव मैन से आज के होमो सैपियंस तक आने में हमको 1,30,00,000 साल लगे हैं, ऐसा माना जाता है। ये था क्या था? ये था मियोसीन पीरियड। कहां पे था? एक मियोसीन पीरियड था, मियोसीन युग था, वहां की बात कर रहे हैं। वहां के अंतिम स्टेज पे हमारा जो था, वहां पे जो स्टेबल ऑर्गेनिज्म पाया गया मैन के रूप में, वो हमारे पास ये था। और आज हम कहां पे हैं? मॉडर्न मैन के बेसिस पे हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं क्या हैं? कुछ कहते हैं कि जो हमारे पास रामापिथिकस था, क्या था? रामापिथिकस था। रामापिथिकस मैन का प्रिमिटिव है, और यहां से यहां आने में, ध्यान देना, यहां से यहां आने में हमको लगे हैं 50 लाख साल। कितने? हमारे लगे हैं 50, यानी 50, इसको कर लो 5 मिलियन। कितने?
5 मिलियन ईयर लगे हैं। अब देखो 5 मिलियन ईयर हमको लगे हैं कहां पे, रामापिथिकस से हम मॉडर्न मैन यानी होमो सैपियंस तक आने में। तो कुछ साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, यहां से यहां की बातें करते हैं और कुछ लोग यहां से यहां की बातें करते हैं। तो आप कहां की करोगे, रही बात इसकी, तो आप क्या करोगे, जब भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने की बात आए, क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने की बात आए, तो आप कहां जाओगे, यदि एंसेंस में इसकी बात कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रोपैलियोपिथिकेस की बात कर रहा है, तो हम यहां पे 1,30,00,000 की बात करेंगे। यदि वो रामापिथिकस की बात कर रहा है तो हम कहां पे जाएंगे, मॉडर्न मैन के पास जाएंगे, 50 लाख साल पहले की बात करेगा। ओके, नो डाउट, ओके, क्लियर हो जाएगा। अब देखो जब इतना डाउट क्लियर हो जाता है तो हम चलते हैं आगे तीसरे वाले फैक्ट में। तीसरा फैक्ट हमारे पास होता है क्या, फैक्टर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशंस। आखिरकार ऐसा क्या क्या कारक रहा कि ह्यूमन का इवोल्यूशंस होने रहा। हमने बताया माइक्रो इवोल्यूशंस, हमने आपको पढ़ाया था कि माइक्रो इवोल्यूशंस में क्या होता है कि ह्यूमन के जो जीन पोल होते हैं उनमें धीरे धीरे चेंजिंग आता है, और धीरे धीरे चेंजिंग आने लगते हैं तो उनके जीन पोल चेंज होने से वजह से उनमें इनडायरेक्ट चेंजिंग आती है, जिसके वजह से उनके बॉडी में डिफरेंट आने लगते हैं। लेकिन यहां पे क्या रहा, फैक्टर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशंस में पहले समय में हमने पढ़ाया क्या, आपको मियोसीन पीरियड, क्या बताया, मियोसीन, यहां पे अप्रोच की बात करेंगे, ठीक। तो मियोसीन हमारा अप्रोच है, ठीक, युग है, ठीक। अब इसमें क्या दिखाई दिया कि जो अफ्रीका था, भारत था, चीन था और बाकी देश थे, बाकी देशों में देखा गया कि जो हमारे कपी थे, क्या थे, कपी यानी बंदर की बात कर रहा है, जो हमारे कपी थे वो काफी ज्यादा थे। इंडिया में अभी बंदर दिख जाएंगे तुमको, कहां पे, अयोध्या, कुछ बच्चे होंगे यहाँ पे, फैजाबाद यूनिवर्सिटी की मैं एक बार गया था, वहां पे इतने बंदर हैं। हमारे इधर है चुनार के बाद आप देखोगे तो सिद्धनाथ की दरी, वहां पे इतने बंदर हैं, मतलब वहां पे बंदरों की जो सबसे ज्यादा कह सकते हो प्रजाति है, वो पहले के समय में जो हमारे मियोसीन अप्रोच था वहां पे क्या था, वहां पे अफ्रीका, इंडिया, चाइना और अलग अलग कंट्रीज में सबसे ज्यादा बंदर पाए जाते थे। अब बताया गया कि जो बंदर थे वो इस पूरे मियोसीन अप्रोच के लास्ट में धीरे धीरे उनमें क्या होने लगा, वो सब ट्रॉपिकल रीजन, क्या, सब ट्रॉपिकल रीजन वाले भाग से वो धीरे धीरे कहां चले गए, घास वाले मैदानों में रहने लगे। यानी ये बंदर जो थे वो इस पूरे अप्रोच के बाद वो क्या किए, जो जंगलों में रहते थे, लेकिन वो जंगलों को छोड़कर धीरे धीरे माइग्रेशन करने लगे, कहां पे, जहां पे उनको छोटे छोटे घास, छोटे छोटे पेड़ हमको दिखाई देने लगे। अब ऐसा माना जाता है कि जो कप्पी थे वो पहले कैसे थे, वो बंदर जो थे वो वृक्षों पे रहते थे, आपको पता है, लेकिन वो पूरे वृक्षों को त्याग दिए, वो वृक्षों से हटकर अब जमीनों पे रहते हैं। पहले जो बंदर थे उनका पूरा खाना पीना ऊपर ही होता था, पेड़ के ऊपर, लेकिन अब आप देखोगे तो वो पेड़ के ऊपर कम रहते हैं। जब आपातकालीन व्यवस्था, मतलब कोई मारता है, तब जाके वो ऊपर जाते हैं, नहीं तो ऐसे ही नीचे पड़े रहते हैं, ठीक। अब ध्यान देना, अब उनके पास वो पेड़ पौधों को त्याग कर नीचे रहने लगे। जब वो नीचे रहने लगे तो वहां पे उन्होंने देखा क्या कि वो शाकाहारी थे। कैसे थे वो, स्पेशली हर्बीवरस थे। हर्बीवरस के स्थान पे वो स्पेशली उनको मांसाहारी यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमनीवायरस, यानी मांसाहारी, यहाँ पे हर्बीवरस हमारे शाकाहारी, एंड वहां पे हमारे जो एमनीवायरस थे यानी वो सर्वाहारी बन गए। उनको मांस की जरूरत पड़ने लगी, यानी वो मांस को भी खाने लगे, मीट खाने लगे। तो एमनीवायरस में हमने ये देखा, क्या, एमनीवायरस में हमने ये देखा कि वो स्पेशली मांसाहारी को नहीं पूरे क्लियर किए, लेकिन ठीक कार्निवोरस को उन्होंने क्लियर नहीं किया। उन्होंने हर्बीवरस से डायरेक्टली किस पे चले गए, वो चले गए एमनीवरस पे, यानी वो दोनों खाने लगे। जैसे हम लोग, मतलब ह्यूमन है, आज का जो ह्यूमन है वो दोनों खाता है, वो दाल भात भी खाएगा, मतलब दाल चावल भी खाएगा, रोटी सब्जी भी खाएगा, एंड उसको मीट मिल जाएगा, मुर्गा मछली भी खा लेगा, ठीक। तो वो वैसे ही कब इनका रीजन क्या रहा, क्योंकि उस समय जब उन्होंने जंगलों को त्याग दिया, तो जंगलों को त्यागने के बाद वो जिस एरिया में रहने लगे, उस एरिया में सही तरीके से न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं हो पाते थे। जब न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं हो पाते थे तो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को मार देते थे, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को मारकर वहां के उसके पकड़कर अब ये धीरे धीरे वहां के जानवरों को खाना स्टार्ट किया। अब जब धीरे धीरे खाना स्टार्ट किया तो स्पेशली इनके लिए इनको क्या करना पड़ा, जब वो हाथ से पकड़ना, जानना भोजन को जब हाथ से, आपने बंदर थे, अगले वाले पैर से उन्होंने पकड़ना स्टार्ट किया,
तो उनको इस बेसिस पे वो अपने पीछे वाले पैर को ज्यादा स्टेबल कर लिए और स्टेबिलिटी के साथ आगे वाले हाथ को ऊपर उठाने लगे, जिससे उनकी पूरी जो बॉडी की बनावट थी, देख जो बॉडी की बनावट थी, वो बॉडी की बनावट में जो हाथों की उपयोगिता थी वो भोजन को पकड़ने के लिए करने लगे, जो भोजन को लोग पकड़ने के लिए करने लगे। अब यही भोजन को पकड़ने के साथ साथ उन्होंने क्या किया कि इस भोजन को पकड़ के जब अपने माउथ के पास लाने लगे तो इनमें धीरे धीरे परिवर्तन आया डार्विन सिद्धांत से। डार्विन ने बोला था नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में कि हम जिस ऑर्गन का डेवलपमेंट ज्यादा कर मतलब जिस यूज करते हैं वो डेवलपमेंट ज्यादा होता है, वहीं धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ता गया। उनके बॉडी में इनडायरेक्ट इवोल्यूशंस होता गया, जो आगे चल के माइक्रो इवोल्यूशंस का पार्ट लिया और धीरे धीरे माइक्रो इवोल्यूशंस में चेंज हो गया। अब ऐसा माना जाता है कि पहले के जो बंदर थे वही बंदर आज जो हमारे पास क्या है, यहाँ पे होमिनिड है, जिसको हम होमिनिड कहते हैं। होमिनिड में स्पेशली होमोनिड स्ट्रक्चर जो हमारे पास दिखाई देता है वो इसी हमारे जो बंदर थे उन्हीं के मतलब बंदर इसी होमोनिड के पूर्वज थे। अब बात करते हैं यहाँ पे हम इवोल्यूशंस कैरेक्टर्स की। आखिरकार जो हमारे मानव के विकासीय लक्षण थे उनमें क्या देखा गया कि विकास के अंतर्गत यानी डेवलपमेंट उनमें होता गया, तो उनके बॉडी में ऐसा क्या क्या चेंज आया जो वो मानव को कपियों से अलग करने लगा। क्या किया, मानव को उस स्टेज में जो बंदर थे उनसे जब धीरे धीरे इवोल्यूशंस करने के बाद जो हमारी स्पीशीज तैयार हो रही थी वो किस हिसाब से अलग थी, ठीक, उनकी बॉडी की बनावट कैसी थी। तो बॉडी की बनावट में नंबर फर्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है, ठीक। अब यहां पे हम लोकोमोशंस की बात करते हैं, इसको द्विपाद यानी बाईपैडल, क्या यहां पे बाईपैडल लोकोमोशंस की बात करते हैं। तो बाईपैडल लोकोमोशंस में देखने के लिए मिला कि मानव भूमि पे, ध्यान देना, मानव भूमि पे क्या भूमि पे रहने लगा, क्या मानव भूमि पे रहने लगा और पिछली टांगों की सहायता से चलने लगा। क्या मानव जो था वो भूमि पे रहता था और भूमि पे रहने के साथ साथ वो चलता था। चलने के साथ साथ ऐसा देखा गया कि वो सारे काम यानी चलने के साथ साथ लोकोमोशन के साथ साथ जो सारे काम थे, ठीक, वो अपने पैर से करने लगा केवल भोजन को छोड़ के। तो भोजन को पकड़ने के लिए उन्होंने अपने हाथों की सहारा लिया और जो हमारे बंदर थे, क्या थे, जो हमारे आधुनिक बंदर थे, आधुनिक बंदरों में भी सेम कहानी मिलने लगी। वो भी अपने पैरों से, कभी कभी देखेंगे तो बंदर जो होते हैं वो भागते रहेंगे, पीछे के दो पैरों से चलते रहते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि बाईपैडल लोकोमोशंस में आज के जो ह्यूमन अपने दो पैरों के साथ, दो हाथों के साथ अपनी पूरी नीड कंप्लीट करता है। पहले के भी बंदर ऐसे थे, जो आधुनिक बंदर हैं वो भी सिचुएशंस में अपने दोनों पीछे पैरों से चल लेते हैं और आगे वाले पैरों से अच्छे से भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अब ध्यान देना, अब ऐसा माना गया इसकी वजह से, चलने के वजह से हमारे जो पीछे के पैर थे वो हमारे आगे के हाथों से लंबे होने लगे, क्योंकि हमने बताया कि लोगों ने बोला कि यदि जिस ऑर्गन का डेवलपमेंट ज्यादा मतलब जिस ऑर्गन का यूज ज्यादा होगा वो ऑर्गन उतना ज्यादा डेवलपमेंट करता जाएगा। तो धीरे धीरे पूरा जो बंदर था, पहले का जो बंदर था, वो उनकी बॉडी में हमारे हाथों के लिए यानी उनके हैंड जो थे वो न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करने में, न्यूट्रिशंस को कहीं ना कहीं पकड़ने में, होल्ड करने में, एंड उनके जो पैर थे वो लोकोमोशंस में काम करने लगे थे धीरे धीरे केसेस में। अब देखो दूसरा हमारे पास आता है यहाँ पे इरेक्ट पोस्चर। इरेक्ट पोस्चर में हम क्या देखते हैं, आखिरकार खड़ा होना, सीधा मुद्रा। अब देखेंगे कुछ लोग ऐसे झुक के खड़े रहते हैं, ठीक, आप देखेंगे कुछ लोगों को तो वैसे झुक के खड़े रहते हैं, लेकिन वो झुक के खड़ा होना ह्यूमन की कैटेगराइज नहीं है। ह्यूमन का मतलब है कि ये पूरी जो बॉडी है वो लगभग 89 या फिर 87, ध्यान देना, इनका जो एंगल होता है वो 90 तो नहीं होता है, क्या होता है, 90 एंगल नहीं होता, लेकिन वो लगभग 87 या 89 के आसपास उनकी एंगल होती है। 1-2 डिग्री कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा आगे की ओर झुके रहते हैं, तो 1-2 डिग्री आगे की ओर झुके हैं वो कोई छोटी मोटी चीज है, लेकिन उनका पूरा ये लोग बोलते हैं कि 90 डिग्री होना चाहिए, बट ऐसा किसी केस में होता नहीं। वो लगभग 87 से 98 तक, मतलब 87 एंड 89 तक के आसपास वो रह जाएगा। अब जो कपी थे, जो बंदर थे, वो भी थोड़ा थोड़ा क्या किए, झुककर चलते थे, ऐसे चलते थे। जब ऐसे चलने के साथ साथ, लेकिन जो मानव था वो सीधा चलता था, लेकिन
धीरे धीरे जब बंदर भी गमन करने लगे, क्या बंदर भी गमन करने लगे, चलने लगे, लोकोमोशन करने लगे अपने पीछे वाले पैर से, तो उनकी बॉडी धीरे धीरे, जो ऐसे चलते थे उनकी बॉडी धीरे 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 वो एंगल को चेंज करता गया, क्योंकि वो पहले जो उनका एंगल था कैसा था, जो पहले वो एंगल था वो 45 था। 45 से उनके एंगल्स धीरे धीरे इंक्रीज करने लगे। जब धीरे धीरे इंक्रीज करने लगा, वो एक यहाँ पे इरेक्ट पोस्चर के रूप में अपने बॉडी को कहीं ना कहीं स्टेबल कर लिए। जब अपने बॉडी को स्टेबल कर लिए तो उनकी बॉडी की पूरी जो स्ट्रक्चर्स थी वो धीरे धीरे पहले से काफी बदलने लगी। अब देखो स्टूडेंट, जब स्ट्रक्चर्स काफी सही से बदलने लगा तो अब देखा क्या गया, उनकी फेस, जब स्ट्रक्चर्स खड़े हो गए, वो पहले झुक के रहते थे तो उनकी बॉडी की झुकाव कहां पे, पूरी फेस पे होती थी। अब वो क्या, खड़ा हो गए। जब वो खड़े हो गए, इरेक्ट फॉर्म में हो गए, तो अब उनके फेस में भी चेंजिंग आने लगा। क्या आने लगा, उनके फेस में भी चेंजिंग आ गया। जब उनके फेस में चेंजिंग आया तो यहां पे काफी ज्यादा चेंजिंग कब देखा गया, फेस से आने के पहले ही उनके इरेक्ट फॉर्म में। क्या, फेस में चेंजिंग आने के पहले उनके इरेक्ट फॉर्म में काफी चेंजिंग आने लगा। रीजन क्या था कि पहले के जो लोग थे उनकी जो पूरी पूरी नोटोकार्ड थी, क्या थी, यहां पे हम नोटोकार्ड की बात कर लें, नोटोकार्ड ही काफी छोटा था। कैसा था, नोटोकार्ड काफी छोटा था। जब नोटोकार्ड छोटा था, काफी छोटा था, और यहाँ पे हमारा जो लिम्बर वर्टिब्रेट्स होते हैं, क्या होते हैं, लिम्बर वर्टिब्रेट्स, या फिर जो हमारे स्पेशली हम कह सकते हो कि लिम्बर वर्टिब्रेट्स की बात कर लो, इनमें पूरे जो नंबर्स थे, यानी नोटोकार्ड के जो पॉइंटर नंबर होते हैं वो 4 या 5 होते थे, और जो बंदर थे उनमें 6 और 7 होते हैं। ठीक, और हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रेट था। क्या था, सर्वाइकल, यहाँ पे वर्टिब्रेट है। सर्वाइकल वर्टिब्रेट काफी समेकित था, छोटा सा हमको दिखाई देता था। लेकिन जो हमारे मनुष्य था, मनुष्य में लिम्बर जो कर्व था वो काफी ज्यादा डेवलप था। लिम्बर कर्व काफी ज्यादा डेवलप था। जब लिम्बर कर्व डेवलप था, किसमें, ह्यूमन में, लेकिन बंदरों में ये कहानी पहले देखने के लिए नहीं मिलती थी, यानी पूरी जो स्ट्रक्चर्स थी वो कम थी। अब उनमें देखा गया कि उपयोग वो कर ही नहीं रहे थे। क्या, उपयोग कर ही नहीं रहे थे। अब उपयोग न होने के कारण उनकी जो स्पेशली पूंछ थी, क्या थी, पूंछ थी, पूंछ बंदरों में पाई गई, लेकिन ह्यूमन में कोई उपयोग नहीं था, इसलिए उनकी धीरे धीरे जो पूंछ थी, पीछे की जो पूंछ लगी होती है बंदर में, वो धीरे धीरे हटने लगा। ठीक, जब धीरे धीरे हटने लगा तो वो बॉडी से खत्म हो गया। अब जब वो धीरे धीरे सीधा होने लगे, स्टूडेंट अपनी बॉडी को काफी ज्यादा स्टेबल कर लिए, जब बॉडी को स्टेबल करने लगे तो उनकी पूरी जो ये पूरी के अंदर की जो खोपड़ी थी वो कहीं ना कहीं अब बैकबोन, यानी जो हमारी बैकबोन है, बैकबोन से ये बॉडी थोड़ी हमारी स्टेबल होने लगी, और स्टेबल के साथ ये मुंडी ऊपर होने लगी। ठीक, लेकिन हम जब झुक के चलते थे तो ये यहाँ पे जो पूरा हमारा निक है वो सही से डेवलप नहीं हो पाता था, यानी जो हमारा ऑक्सीपिटल कंड्रायंस होती है, क्या होती है, कंडरा होती है, ऑक्सीपिटल कंडरा के ठीक नीचे की ओर पूरी जो ये बॉडी थी ये ऊपर की ओर डेवलप होने लगी। और जो कपियों की पूरी मस्तक सी, कपियों के आप देखेंगे बंदर का, तो ये पूरा जो आगे वाला हिस्सा होता है जिसको हम ललाट कहते हैं, ठीक, ये फेस पूरा आगे की ओर झुका होता है, और ऑक्सीपिटल जो स्पेशली कंड्रायंस होती है वो पीछे की ओर होती है। तो ऑक्सीपिटल जो कंड्रायंस होती है वो बंदरों में पीछे की ओर होती है, और ये पूरा भाग ललाट आगे की ओर झुका रहता है, लेकिन हम लोग सीधा रहते हैं, तो ऑक्सीपिटल हमारा बीच में देखने के लिए मिल जाता है नीचे की ओर। ओके, अब लेकिन ये अंतर हुआ क्या, हम आपको एक फिगर दिखाना चाहेंगे। आप ये फिगर देख सकते हैं। इस फिगर में दो हमको दिखाई दे रहा है, एक बंदर वाला है और एक ह्यूमन वाला है। दोनों में आप देखें तो कितना ज्यादा अंतर दिखाई दे रहा है, आप इस फिगर के स्पेशली देख सकते हैं। अब देखो, जब ये फिगर में पूरा स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देने लगता है, ठीक, तो अब हमने देखा क्या कि हमारे जो नोटोकार्ड के बाद हमारे फेस में काफी चेंजिंग आया, क्योंकि उनकी बॉडी बनावट अलग हो गई थी। जब फेस में चेंजिंग आया, सबसे नंबर फर्स्ट हम फेस की बात करते हैं, इनका फेस आगे जाके सीधा होने लगा। क्या था, सीधा होने लगा, और इनका फेस छोटा पहले से हो गया था। क्या होता, पहले से छोटा हो गया था। किसका, हम बंदर की बात कर रहे हैं। अब उनके बाद आगे जो पूरा उनका ये चेहरे का पार्ट था, दांतों का पार्ट था, दांतों वाला भाग थोड़ा चौड़ा था, एंड ये आगे की ओर पूरा बॉडी इनका लगा हुआ था। ठीक, आगे बॉडी का लगा हुआ था। अब वहां पे हम कहते क्या है कि जो हमारे बंदर हैं, बंदरों में एक स्ट्रक्चर देखने का, सिमियन, क्या, सिमियन सेल्फ,
सीमियन सेल्फ बंदरों में होता है लेकिन ह्यूमन में सीमियन सेल्फ नहीं होता है। तो सीमियन सेल्फ वहां पे देखने के लिए मिल गया किसमें, बंदरों में। अब उसके बाद जो चिन्ह होता है, क्या होता है चिन्ह, जिसको ह्यूमन में इसको ये कहते हो ना, ये ठोड़ी जिसको कहते हो, तो ये चिन्ह होता है। ह्यूमन में चिन्ह देखा गया लेकिन बंदरों में ये चिन्ह जैसा स्ट्रक्चर्स कोई भी डेवलप नहीं था, वो अंदर की ओर डूबा हुआ था, यानी ऐसा था। अब उसके पास जो हमारे ये भौवें हैं चेहरे पे, ये जो हमारे आंखें के प्यारी प्यारी अखियां के ऊपर ये जो भूरी भूरी बालें दिखाई दे रही हैं, ये बंदरों में काफी था, ध्यान देना, बंदरों में था लेकिन वो मोटे उभार के साथ था, काफी मोटा था, उनमें हेयर्स के नंबर ज्यादा थे। लेकिन मानव में ठीक क्या थे, मानव में ये काफी पतले थे और स्टेबिलिटी के साथ आते थे। अब उनके बाद अगला ये तो हो गया फेस की बात कि फेस में क्या चेंजिंग थे। अब उसके बाद हम बात करते हैं जब टीथ की, तो टीथ में भी काफी वेरिएशन देखने के लिए मिल गया। क्या मिला, टीथ में भी काफी वेरिएशन देखने के लिए मिल गया, क्योंकि उनके जो जबड़े होते थे, उनके जो पूरे ये हमारे कैविटी के अंदर काफी छोटे स्ट्रक्चर्स होते थे, और स्पेशली उनकी जो जबड़े की राउंडिंग होती है, यानी पूरा कह सकते हो कि जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है वो राउंड के फॉर्म में होता है। क्या होता है, हमारे ह्यूमंस की बात करो, हमारे जो जबड़े होते हैं वो राउंड के फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो बंदरों के थे, मतलब हमारा ओ लेवल, इनको ओ लेवल कहते हैं, ह्यूमन में ओ लेवल हमारा टीथ होता है, एंड जो बंदर था उनमें यू लेवल होता है। कैसा होता है, यू लेवल। तो हमारे ओ लेवल स्ट्रक्चर्स और बंदरों में यू लेवल स्ट्रक्चर्स, यानी आगे निकला था, ये पूरा उनका चेन डेवलप नहीं था, और ये पूरा दांत जो था, कैविटी था, वो बाहर निकला था, इसलिए यू शेप। एंड हम लोग में एक स्ट्रक्चर्स के साथ आता है, आप देखेंगे तो हम लोग का एक ऐसे स्ट्रक्चर के साथ आता है, यानी वो ओ स्ट्रक्चर्स के साथ नजर आता है ह्यूमन में, एंड बंदरों में यहाँ पे। अब देखो जब ये स्ट्रक्चर्स हमको दिखाई दिया कौन टाइप्स का, यहाँ पे यू टाइप्स का स्ट्रक्चर्स हमको बंदरों में दिखाई दिया, तो अब यू टाइप्स के स्ट्रक्चर्स में ध्यान देना, जो बंदरों की दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है, वो 36 होती है। हम लोग में कितना होता है, हम लोग में 32 ही होता है, हम लोग में 32 और उनमें 36। अब ध्यान देना, मानव में 32 और जो हमारे कपी हैं, बंदर हैं, मंकी है, उनमें कितना, उसमें स्पेशली पाया जा रहा है 36। अब जब 36 है स्टूडेंट, तो वहां पे क्या मिलेगा कि हमारे पास हमारे जो स्पेशली कैनाइंस होते हैं, क्या होते हैं, हमारे जो कैनाइंस होते हैं वो काफी छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, हमारे कैनाइंस काफी छोटे होते हैं, लेकिन जो बंदरों के कैनाइंस थे वो काफी बड़े थे, मतलब हम लोग से थोड़े बड़े थे। अब बात करें, काफी बड़े थे। अब मानव में जो इंसीजर्स होते हैं वो छोटे होते हैं। क्या होते हैं, मानव में इंसीजर जो होते हैं वो छोटे होते हैं, बाहर नहीं निकला होता है, लेकिन जो बंदर होते हैं उनमें जो इंसीजर्स होते हैं वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज्यादा बड़े होते हैं, वो दिखाई देते हैं कभी कभी किसी किसी बंदर में। ठीक, वो हंसेगा जब बंदर ना, तो आपको दिखाई दे देगा। अब बात करते हैं यहाँ पे इनके डायग्राम की, आखिरकार कैसे इनके डायग्राम्स होते हैं। तो पहले बात कर ले हम मैन की, किसकी, हम बात कर ले मैन की, तो इसको हम हटा देते हैं भैया। ठीक, अब देखो पहले हम मंकी की बात कर ले। ठीक, तो पहले मंकी वाले में क्या हो जाएगा, मंकी वाले में कितना था, 36 था, कितना था, 36 था। अब 36 का आंकड़ा होगा कैसे दूर, इसको देखना, ये होते हैं 2 1 2 3 3 के फॉर्म में। कैसे होते हैं, 2 1 3 3 के फॉर्म में। ये जो फॉर्म होता है ये किस में पाया जाएगा, ये बंदरों में देखने के लिए मिलेगा। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर देना, ये मेरे पास क्या है, इंसीजर्स हैं, ये मेरे पास कैनाइन है, ये हमारे पास प्री मोलर हैं, ये कौन से हैं, मोलर हैं। वही हम मैन की बात कर लेते हैं, मैन में 32 होगा, 32 में क्या होता है, 2 1 2 3। ठीक, 2 1 2 3 इंटू 2। ठीक, ये देखने के लिए मिलता है। ये भी क्या है, यहाँ पे इंसीजर है, ये कैनाइन है, ये प्री मोलर है और ये मोलर है। ठीक, ये टेंडेंसी कब होता है, पूरा उनके बॉडी के स्ट्रक्चर्स के अंदर। अब ध्यान देना, हमारे पास जो बंदरों की बात करें, जो मोलर्स होते हैं वो 3 3 के पेयर में होते हैं। क्या होते हैं, 3 3 के पेयर में दिखाई देते हैं। अब इतनी कहानी हो गई टीथ वाले में। अब एक चीज ध्यान देना, जो टीथ स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या होते हैं, टीथ स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो स्पेशली हम उनके स्ट्रक्चर्स की बात करें, ठीक, क्या उनके बॉडी की बात करें, उनके बॉडी में 2 काम होते थे। उनकी बॉडी थोड़ी झुकी हुई थी, क्या थी, उनकी बॉडी झुकी हुई थी। जो बॉडी झुकी हुई थी तो उनके आगे के स्ट्रक्चर्स माउथ के कैविटी के काफी डेवलप थे, जिसके वजह से उनमें काफी लंबे दांत पाए गए, एंड दांतों की संख्या भी ज्यादा था। एक बार ये आप इसको याद रखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये वाला आपको याद ही रहेगा नीचे वाला, लेकिन ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा,
कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको 2 नंबर का क्वेश्चंस ये पूछ के चला जाएगा। आप किसी एग्जाम देने जाते हो तब भी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, तो आपका ये कॉपी हो गया होगा। ठीक, हम मिटा देते हैं इसको क्योंकि देखो जगह तो है नहीं, इसी पूरे ग्राफ में ही पढ़ाना आपको है। ठीक, अब देखो जब इतने पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद अब बढ़ते हैं 5वें लेवल पे, यानी फूड सेक्शंस पे देखें कि उनका फूड चेंजिंग कैसे होता है। तो फूड चेंजिंग में ये देखा गया कि पहले के जो बंदर थे वो कैसे थे, हर्बीवोरस थे, लेकिन बाद में कैसे हो गए, वो ओमनीवोरस हो गए। क्या हो गए, ओमनीवोरस हो गए, लेकिन पहले कैसे थे, वो हर्बीवोरस थे। वहीं ह्यूमन भी था, पहले ह्यूमन कैसा था, हर्बीवोरस था, बाद में वो कार्निवोरस के फॉर्म को अपने बॉडी मतलब अपने न्यूट्रिशन जब इंक्लूड किया, वो दोनों को लेने लगा, वो हमारे पास ओमनीवोरस में चला गया। अब ये पूरे स्ट्रक्चर के साथ अगला पॉइंट आता है यहाँ पे ग्रास्पिंग एबिलिटी, यानी इसका मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है कि भोजन की जो पकड़ने की स्थिति है वो कैसी है, यानी वस्तुओं की पकड़ने की क्षमता की बात करें कि आखिरकार यहाँ पे एबिलिटी का मतलब क्षमता से लिया गया है कि ऐसा क्या था जो बंदरों में और ह्यूमन में अंतर था। हमने देखा क्या कि लोकोमोशंस करने के लिए, क्या लोकोमोशंस के कार्य को संपन्न करने के लिए जो ह्यूमन था, ठीक, ह्यूमन था वो हाथों से मतलब लोकोमोशंस पैर से कर लेता था और बाकी सामानों को वो हाथों से पकड़ लेता था। ठीक, जब वस्तुओं को पकड़ने के लिए अपने हाथों का उपयोग करने लगा और इस वजह से उनकी जो कलाई थी, क्या थी, ये कलाई थी, ये कलाई काफी ज्यादा पहले से मूव होने लगी। क्या, पहले से हमारी कलाई काफी ज्यादा मूव होने लगी हाथों को पकड़ते पकड़ते, मतलब हाथों से सामानों को पकड़ते पकड़ते। अब ऐसा देखा गया कि इनमें काफी ज्यादा अंतर आने लगा। हमारी बॉडी की जो ये कलाई थी ये काफी ज्यादा डेवलप हो गई, इनमें गतिशीलता बढ़ गई, इनकी स्पीड बढ़ गई। जब हमने स्पीड इनकी बढ़ गई तो हम कहीं ना कहीं भोजन को काफी अच्छे से पकड़ना सीख गए। ये पूरा का पूरा सिम्टम्स बंदरों में भी देखने के लिए मिल जाता है। ठीक, अब बात करते हैं इंटेलिजेंस की, यानी इंटेलिजेंसी की मतलब होती है आखिरकार कि बौद्धिक विकास कैसे हुआ, उनकी बॉडी में जो पूरी बॉडी की बनावट थी वो क्या कर सकते थे। तो ऐसा माना जाता है कि उनकी जो बॉडी में हिंड ब्रेन है, ठीक, खासकर हम हिंड ब्रेन की बात करेंगे, हिंड ब्रेन एंड जो हमारा मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक, सॉरी फॉर ब्रेन एंड मिड ब्रेन, फॉर ब्रेन एंड मिड ब्रेन काफी ज्यादा डेवलप था, विकसित होने लगा था। जब फॉर ब्रेन और मिड ब्रेन हमारा डेवलप होने लगा इनके बॉडी में, तो वो धीरे धीरे करके अपने बॉडी की तर्क क्षमता, तर्क मतलब होता है क्या, यहाँ पे रीजनिंग की बात कर रहे हैं कि रीजनिंग यानी लॉजिक का जो नंबर था, लॉजिक वो पहुंचने लगे, वो थिंकिंग करने लगे, प्लानिंग करने लगे। जब उनमें लॉजिक आ गया कि हम इसको खाना चाहिए, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा कितना लगेगा, जब उनमें लॉजिक आ गया वो भोजन को पका के खाने लगे। ठीक, तो पूरा जो लॉजिक सेशन देखने के लिए मिला वो बंदरों में डेवलप होने लगा और उसी लॉजिक के साथ वो थिंकिंग करने लगे कि और इसको किया जाए और ये काम किया जाए तो कैसा होगा। तो लॉजिक के साथ उनमें थिंकिंग आया, जब थिंकिंग आ गया तो लॉजिक और थिंकिंग को इंप्लीमेंट करके वो कहीं ना कहीं अब पहुंच गए किस पे, वो प्लानिंग पे पहुंच गए। अब वो प्लानिंग भी करने लगे, क्या कह रहे, प्लानिंग भी करने लगे। अब प्लानिंग के साथ साथ उनमें धीरे धीरे इमोशंस, हमारे हाइपोथैलेमस डेवलप हो गए थे, डाइएनसेफेलॉन उनमें डेवलप हो गया था काफी अच्छे से। जब डाइएनसेफेलॉन डेवलप हो गया था उनमें कहीं ना कहीं फीलिंग की भी टेंडेंसी आ गई थी, वो फील करने लगे, महसूस करने लगे कि वो मेरा है, वो अपना है, हमको उसके साथ रहना चाहिए, वो उसको मार रहा है, हमको प्यास लगी है, हमको उससे नफरत हो गया है, उसके पास नहीं जाना है। ये पूरी फीलिंग कहीं ना कहीं हमारे डाइएनसेफेलॉन से निकल के आने लगा, ये पूरी अब आने लगा। वो स्पीच देने लगे, यानी जो बंदर थे वो भी स्पीचिंग वर्ड में आ गए थे, यानी उनका एक आवाज निकलता था, जो आवाज उनका निकलता था, वॉइस निकलती थी, स्पीच निकलती थी। लोग अलग जो हमारी प्रजाति मतलब उसी प्रजाति के उसी स्पीसीज के जो अदर मेंबर होते थे वो उस आवाज को भाप लेते थे, पहचान लेते थे कि वो सामने वाला कहना क्या चाहता है, क्योंकि स्पष्ट तो लैंग्वेज नहीं है। आप देखो कभी मार्केट में जाओ, आपका केला लेके भाग जाए कोई बंदर, अब देखो क्या कि जब केला लेके बंदर भाग जा रहा है तो आप देखेंगे कि वो एक बार आप यदि मार दिए उसको दोबारा तो वो एक ऐसा वॉइस क्रिएट करता है कि जिसके वजह से सारे बंदर एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये पूरा किसके था, प्लानिंग, थिंकिंग, लॉजिक एंड ये काफी अच्छे से वो स्पीच दे लेते थे अपने लैंग्वेज में। और ये पूरा कब देखा गया, वो इमोशंस के साथ उनमें आ गया।
अब बात करते हैं आगे ब्रेन एंड क्रेनियल कैविटी की। जब ब्रेन एंड क्रेनियल कैविटी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखा क्या जाता है कि उनकी ब्रेन, किसकी ब्रेन, जो हमारे पहले सेरिब्रल की बात करें, सेरिब्रल या फिर हमारे पास जो हमारी आगे की फोर ब्रेन है, क्या है, फोर ब्रेन की बात करें तो सेरिबेलम एंड सेरिब्रल जो हमारे पास हैं वो काफी ज्यादा विकसित थे। क्या थे? काफी ज्यादा विकसित हो गए थे। बट ऐसा माना जाता है कि हमारे जो बंदर थे, क्या थे, हमारे जो बंदर थे, बंदरों में ये काफी बड़ा था। जो हमारा सेरिबेलम एंड सेरिब्रल था वो काफी ज्यादा बड़ा था। जब काफी ज्यादा बड़ा था, वो आधुनिक मानव की जो स्पेशली हमारे पास और कैविटी होती है, किसकी, हमारे क्रेनियल कैविटी होती है, आधुनिक ह्यूमन की बात करें, ये कितनी होती है, ये 1400 होती है। कितनी होती है? 1400 से 1500 होती है। हम इसको 1500 रखते हैं, 1500 सीसी होती है। जब 1500 सीसी आधुनिक मानव की कैविटी हुई, तो लेकिन पहले के समय में जो इनकी कैविटी थी वो थोड़ी सी क्या थी, ज्यादा थी। कैसी थी? थोड़ी सी ज्यादा थी। ये लगभग कितने, ये 1650 तक जाते हैं। कितने? 1650 सीसी तक इनका पूरा पूरा आयतन पहुंच जाता है। अब देखो, जब इनकी कैविटी इतना पहुंच गया, अब ऐसा मानते हैं कि जो आज का ह्यूमन है, ठीक, अब किसी किसी में 1450 किस में पाया गया है, ये हम बता रहे हैं 1450 जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सीसी है स्पेशली चिंपैंजी के साथ। एंड जो पहले के कपी थे उनमें 1250 से लेकर, मतलब 1100 से लेकर 1250 तक देखा जाता है। ठीक, तो ध्यान देना, उनकी डेवलपमेंट यानी बॉडी की बनावट के साथ साथ उनके ब्रेन की भी डेवलपमेंट, कैविटी का इंक्रीजिंग हुआ है। अब इंक्रीजिंग के साथ जब इंक्रीज होगा, अब धीरे धीरे उनमें बौद्धिकता, यानी आज देखेंगे होमो सैपियंस यदि हम देखें मॉडर्न मैन को, तो मॉडर्न मैन इतना ज्यादा एडवांस लेवल का हो गया है कि दुनिया को तो छोड़ो, पूरे अंतरिक्ष को नहीं छोड़ा, जहां जहां चाहा वहां वहां किया ह्यूमन ने। ठीक, मंगल, चंद्रमा, सूर्य, किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम सबके पास जाएंगे। ये कौन कहता है? ह्यूमन कहता है आज का। लेकिन ऐसा पहले के कपियों में, पहले के बंदरों में ऐसी एबिलिटी तो थी ही नहीं। अब बात करते हैं अगले फॉर्म में। अगले फॉर्म हमारे पास होता है, यहाँ पे बाइनोकुलर विजन की बात कर रहा है। जो बाइनोकुलर विजन है ये कहना चाह रहा है कि आखिरकार इनमें जो पहले के लोग थे, यानी आज के समय और पहले के मानव में, यानी जो बंदर थे, मंकी था, और आज का ह्यूमन है, दोनों में कितना डिफरेंस होगा। इस कैटेगरी पे देखें तो हमारे पास ये देखने को मिलता है कि उनमें भी दो प्यारी प्यारी आंख दिखाई दी थी, हम में भी दिखाई दे रही है। हम भी कैसे हैं? स्टोरियोस्कोपिक हैं, वो भी कैसे थे? स्टोरियोस्कोपिक के फॉर्म में दिखाई देते थे। अब उनमें ऐसा देखा जाता है कि हमारी गर्दन क्या थी, काफी लचीली है, उनकी गर्दन थोड़ी कम लचीली थी, उनकी जो सर्वाइकल थी वो काफी कम लचीली थी, जिसकी वजह से वो पूरा पूरा मूव उनका नहीं करता था। लेकिन हमारा जो गर्दन है वो सही तरीके से, हमारा जो निक है वो मूव करता है, जिसकी वजह से हम काफी अच्छे से चारों तरफ देख सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद हमारे पास अगला 10 नंबर आता है। ठीक, ऑल्फैक्टरी सेंस की बात करते हैं। यहाँ पे ऑल्फैक्टरी सेंस का मतलब होता है कि आखिरकार उनमें सुनने की क्षमता कैसी थी। तो बंदरों में जो सुनने की क्षमता होती है वो ह्यूमन से कई गुना कम होती है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, बंदर सुनते बड़ा कम है। ठीक, उनको एक ऊंची आवाज चाहिए, ठीक, ज्यादा जोर से चिल्लाओगे तभी वो सुन पाएंगे, नहीं तो ह्यूमन से कम सुनाई देता है उनमें। देखो, अल्फैक्टरी लोब्स यानी अल्फैक्टरी सेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा डेवलप होता है कुत्तों में। कुत्ता एक ऐसा है जो सूंघने और समझने और सुनने की क्षमता सबसे ज्यादा रखता है, वही बंदर सबसे कम श्रेणी में आते हैं। उसके बाद हमारे पास हेयरिंग की बात करें, हेयरिंग का मतलब सुनना। ठीक, ये क्या हो गया, ये हमारे पास सेंस हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे क्या, कि ये विकसित कम होगा, यानी सूंघने की क्षमता बंदरों में, सुनने की क्षमता, और यहाँ पे कह सकते हो सुनने की क्षमता और सूंघने, स्मेलिंग की क्षमता कम होती है, कुत्तों में ज्यादा होती है। ठीक, तो हेयरिंग भी क्या हो जाएगा, कुत्तों में ज्यादा हो जाता है और ह्यूमन में भी आज ज्यादा है। ठीक, और बंदरों में काफी कम था। उसके पीछे रीजन था कि उनके जो कड़ पल्लव थे, उनके जो कान था ये, ठीक, ये कान के जो ऊपर के पल्लव दिखाई दे रहा है ना, ये हाथी जैसे बड़े बड़े नहीं थे, छोटे छोटे थे। छोटे छोटे वजह से उनकी बॉडी, उनके कान की जो बनावट थी वो भी सही तरीके से नहीं था, और जब सही तरीके से नहीं था तो उनकी जो वॉइस थी किसी दूसरे की, उनके कानों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाती थी, जिसके उनके बॉडी में दिक्कत हो पाता था। अब बात करते हैं नंबर 12 पे। नंबर 12 पॉइंट्स हम आज के सेशंस का सबसे लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ चुके हैं, और ये देखेंगे कि नंबर 12 कह रहा है कि यहाँ पे होमोलॉजी, क्या कह रहा है, होमोलॉजी इन क्रोमोसोम। अब देखो, होमोलॉजी इन क्रोमोसोम्स की जब बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास एक फैक्ट निकल के आता है, आखिरकार ये क्या है
होमोलॉजी, समानता की बात कर रहा है कि कैसे समानताएं होंगी किसके, उनके गुणसूत्रों में। अब ऐसा मानते हैं कि जो मानव का गुणसूत्र है एंड चिंपैंजी, आप जानते होंगे चिंपैंजी और ह्यूमन के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो काफी ज्यादा एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि जो ऐसा मानते हैं, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि जो चिंपैंजी हैं वो आज के ह्यूमन का पूर्वज ही है। क्या है? आज के ह्यूमन का पूर्वज ही है, और इसके बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, सब कहीं ना कहीं मिलते हुए दिखाई देते हैं। अब देखो ये 12 हमने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग आपको कराया, ठीक। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक, कभी कभी कर लीजिएगा। ओरिजिन ऑफ मैन्स को आप इतने फॉर्म में दिखाएंगे एंड उनके फीचर्स के साथ, और इसमें फीचर रखना होगा तो रख देंगे ब्रीडिंग कैपेसिटी। ब्रीडिंग कैपेसिटी के रखेंगे तो मानव दर जो हमारा कम था, लेकिन बंदरों में काफी ज्यादा मानव दर था। क्यों मानव दर? मतलब मानव में जो ब्रीडिंग पावर होती है, ह्यूमन में ब्रीडिंग पावर काफी कम होता है। उसके पीछे रीजन है कि यहाँ पे जो पॉली एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, तो पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशंस खत्म हो जाता है, इसको बहुभुरता कहते हो। बहुभुरता स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, ठीक। यहाँ पे एक बार में केवल एक ही बच्चा कोई भी ह्यूमन की जो फीमेल्स होगी वो दे सकती है, लेकिन ऐसा कभी कभी देखते हैं कि आज के कल्चर्स में भी 4 मतलब यहाँ पे पॉली एम्ब्रियोनिक स्टेज भी देखने के लिए आज के ह्यूमन में कभी कभी किसी भी सिचुएशंस में इवोल्यूशंस के दौरान, इवोल्यूशंस या फिर कह सकते हो कि माइक्रोएशंस या फिर उनके बॉडी में म्यूटेशन होता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, जिसकी वजह से आज 2 मतलब जुड़वे बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे तक हो सकते हैं, ठीक। अभी कहीं देखने के लिए मिला था कि 7-8 बच्चे, 7 बच्चे हुए थे, 6-7 लोग। कभी कभी वो कब होगा? जब हमारे पास क्रोमोसोमल कभी भी म्यूटेशंस होंगे तब वो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, लेकिन पहले ऐसा मतलब नॉर्मल लोगों में ऐसा नहीं होता है। अब ध्यान देना, जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में स्पेशल ब्रीडिंग साइकिल्स होते हैं, जबकि मेल की कोई ब्रीडिंग साइकिल नहीं होती है। उसमें स्पर्म्स की जो स्पर्मेटोजेनेसिस की एक्टिविटी है वो लगातार चलती रहती है, लेकिन फीमेल में स्पेशली एक ब्रीडिंग साइकिल्स होती है जिसको मेंस्ट्रुएशंस के नाम से जानते हैं, मासिक धर्म के नाम से हम लोग पहचानते हैं उसको। ये हमारा पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। अब बात करें कल्चर के बेसिस पे, तो बंदर और हमारे कल्चर्स में काफी ज्यादा अंतर है। हमारे कहीं ना कहीं ह्यूमंस काफी ज्यादा एडवांस लेवल पे डेवलप हो चुका है, तो अपने लिए रहने के लिए मकान, बाकी चीजों की व्यवस्था कर लेता है, कपड़ों की, लेकिन बंदरों में ऐसा कोई भी स्टडी नहीं है। हम लोग पशुपालन, बाकी डिटेल आप देखेंगे सब काम करते हैं, लेकिन बंदरों में केवल खाना पीना, मस्त रहना, यही सारी उनकी कहानी है। तो कल्चर को आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। यहां से 10 से 12 हेडिंग्स आप कंप्लीट करेंगे। तो ओरिजिन ऑफ मैन्स के साथ हमने यहाँ पे 4 फीचर्स देखे हैं आज के क्लास में। हमने देखा कि वो कौन सा स्थान था जहां आदमी सबसे पहले दिखा था, कौन सा टाइम था, एंड क्या क्या फैक्टर थे इवोल्यूशंस के, और इवोल्यूशंस होने के बाद उनके बॉडी में क्या क्या चेंज आया, और आज के मेन से वो किस प्रकार, आज के ह्यूमन से किस प्रकार वो कह सकते हो कंपेयर होते हैं। हमने यहाँ पे 14 स्पेशली हेडिंग्स को कंप्लीट किया। तब ये पार्ट सेक्शन ए हमारा खत्म होता है। मिलते हैं नए वाले पॉइंट्स में लेके अपने एप्लीकेशंस पे इसका सेकेंड पार्ट। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।